हिंदी.com पर मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की हमारी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरीके से केरला के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया है, और ये तब जबकि उन्होंने एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल किया था और उनके जब वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अर्नब गोस्वामी को बेल मिल गई थी तो कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और अब ये पूरा मामला अब 20 नवंबर को आएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारी दूसरी खबर है किस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि अगर पिछले 6 सालों में कांग्रेस आत्मविश्लेषण नहीं कर पाई तो क्या करेगी अब आगे, और एक प्रबल विकल्प के रूप में कांग्रेस नहीं उभर पा रही है, ऐसा कहना कपिल सिब्बल का है। हमारी तीसरी स्टोरी है किस तरह से नीतीश कुमार ने चौथी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, कैसी रहेगी नीतीश कुमार की कैबिनेट और आगे उनके लिए क्या चुनौतियां होंगी, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। आइए अब बात करते हैं केरला के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की। आपको याद दिला दे कि जब हाथरस रेप का मामला सामने आया था तो किस तरह से सिद्दीकी कप्पन जो केरला के एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे और वो 2 और पत्रकारों के साथ हाथरस को जा रहे थे, जब उन्हें मथुरा में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर में कुछ भी मेंशन नहीं है, उनके खिलाफ ये भी नहीं लिखा गया कि वो किस मामले में अक्यूज्ड है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में जो उनके 2 पत्रकार और थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की गई और उस हेबियस कॉर्पस की पिटिशन की जो सुनवाई थी वो 12 अक्टूबर को होनी थी। पूरा मामला 4 हफ्ते के लिए टल गया था, लेकिन आज जब सुनवाई दोबारा हुई तो कपिल सिब्बल जो सिद्दीकी कप्पन के मामले में जो उनके वकील हैं, उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें इंटरिम राहत देनी चाहिए, यानी कि अंतरिम राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है और ये एक पर्सनल लिबर्टी का हनन है। इस बात को कपिल सिब्बल ने साफ कहा, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अर्नब गोस्वामी के मामले में ठीक हफ्ते भर पहले ही उनको बेल मिल गई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को एक नोटिस इशू किया है और ये कहते हुए कि अब उनको जवाब देना चाहिए कि सिद्दीकी कप्पन क्यों गिरफ्तार हुए थे, और ये पूरे मामले की सुनवाई अब 20 नवंबर को होनी है। लेकिन आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने ये सारी बातें रखी कि किस तरह से उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उसमें वो कहीं उनका नाम मेंशन नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये एक पत्रकार का मामला है, इसलिए हम अंडर आर्टिकल 32 हम सुप्रीम कोर्ट में आए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जब सुनवाई 12 अक्टूबर को होनी थी तो इस बीच उनको ये समय नहीं मिला कि वो अपनी याचिका में बदलाव कर सके, क्योंकि सिद्दीकी कप्पन की फैमिली मेंबर्स यानी कि उनके परिवार वालों को, उनके वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? इन सारी बातों को कपिल सिब्बल ने सामने रखा, लेकिन बार बार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबडे हैं वो यही कहते रहे कि हमें जो आर्टिकल 32 के जो पिटिशंस हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मामले हाई कोर्ट में जाने चाहिए, जो अलग अलग रेलिवेंट हाई कोर्ट्स हैं वहां पर जाना चाहिए। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी का कपिल सिब्बल ने मेंशन किया तो उन्होंने नोटिस इशू किया। लेकिन अब आज आपको ये बता दें कि अर्नब गोस्वामी को बेल तो मिल गई, लेकिन साथ में आज सैकड़ों और दर्जनों इनफैक्ट ऐसे लॉयर्स और एक्टिविस्ट हैं जिनको बेल नहीं मिली है। कुछ के मैं नाम आपको गिनाना चाहूंगी, कुछ की तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो बेचारे बीमार पड़े हैं जेल में, लेकिन फिर भी उन्हें बेल नहीं दी जा रही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एल्गार परिषद केस में गौतम नवलखा का केस ले लीजिए, आनंद तेलतंबड़े का ले लीजिए, स्टैन स्वामी, वारा राव जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जामिया के कितने स्टूडेंट्स हैं, जामिया अलमनाई और स्टूडेंट लीडर्स हैं, मीरन हैदर, आसिफ इकबाल तन्हा, शिफा उर रहमान और पिंजरा तोड़ जो स्टूडेंट कलेक्टिव है उनके लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं जेएनयू के, नताशा नारवाल, देवांगना कलीटा, शारजील इमाम जैसे लोग आज भी वो बेल के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने इनके मामले में संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन रही बात अर्नब गोस्वामी की, तो उनको हफ्ते भर के अंदर, वो हफ्ते भर जेल में थे, लेकिन उसके बाद उनके मामले में कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लेते हुए
ये कहा है कि अगर हम अर्नब गोस्वामी के मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे तो वो एक ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस है। अगर हम आपको जस्टिस चंद्रचूड़ के अगर आपको शब्द में आपको याद दिलाना चाहूं तो उस हियरिंग के दौरान, अर्नब गोस्वामी की हियरिंग के दौरान भी कपिल सिब्बल ने इस बात को कहा था कि केरला जर्नलिस्ट का जो मामला है सिद्दीकी कप्पन का, वो पेंडिंग है और ऐसी चीजें भी हो रही हैं। तो उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स विल स्टेप इन व्हेन देयर इज पर्सनल लिबर्टी एट स्टेक, यानी कि जो संवैधानिक कोर्ट्स हैं उनको कड़ा रुख लेना पड़ेगा अगर किसी की पर्सनल लिबर्टी एट स्टेक है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर हम इनको बेल नहीं देंगे तो ये ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा। तो आज सवाल ये उठता है कि अगर अर्नब गोस्वामी के मामले में, वो भी एक पत्रकार हैं, अगर उनको एक तुरंत बेल मिल सकती है तो आज सिद्दीकी कप्पन बेल के लिए क्यों जूझ रहे हैं? सिद्दीकी कप्पन वो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ जिनका नाम भी एफआईआर में मेंशन नहीं है और उन्होंने हेबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल की थी और कोई भी ऐसा डिटेल उनके बारे में मेंशन नहीं है जिसको लेकर ये कहा जा सके कि वो इस मामले में अक्यूज्ड हैं। तो एक ऐसे पर्सन की लिबर्टी एट स्टेक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया है। तो ये जो दोहरा रवैया है कोर्ट्स का, आज इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का मामला अगर आप एक तरफ देख लीजिए तो एक भारी समर्थन उनको सरकार से मिला, सरकार के सारे मंत्री उनके लिए ट्वीट्स कर रहे थे, कोर्ट्स भी उनके समर्थन में आ गया, यहां तक कि जो वेकेशन बेंच थी उन्होंने शनिवार के दिन उनका फैसला सुना दिया। लेकिन सिद्दीकी कप्पन जिसके परिवार के लोग आज जूझ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और उनका कसूर क्या है ये पता नहीं है। लेकिन बस उड़ते उड़ते जो खबरें आ रही हैं कि उनके लिंक्स बताए जा रहे हैं कि वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनके फंड से, लेकिन इसको लेकर कोई एविडेंस नहीं है। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है, 5 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनके खिलाफ सेडिशन का मामला लगाया गया, उआपा के केसेस लगाए गए। और आप सोच सकते हैं कि उआपा के केसेस, अगर सेडिशन का मामला हो तो इतनी आसानी से लोगों को बेल नहीं मिलती। तो अब इस पूरे मामले की सुनवाई 20 नवंबर को है। लेकिन जो कोर्ट्स का दोहरा रवैया है कि आप एक पत्रकार को पूरा समर्थन देकर उसको बेल कर देते हैं क्योंकि वो रसूख वाला पत्रकार है, उसके पास सरकार का सपोर्ट है। लेकिन सिद्दीकी कप्पन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, एक फ्रीलांसर है और उसके सपोर्ट में आज न जुडिशरी खड़ी दिख रही है और न सरकार। और योगी सरकार अब क्या जवाब देती है 20 नवंबर को, ये देखना होगा, क्योंकि उनको ये बताना है कि उन्होंने सिद्दीकी कप्पन को क्यों अरेस्ट किया। लेकिन जिस तरीके का दोहरा रवैया इस समय कोर्ट्स का सामने नजर आ रहा है, डुअल फेस नजर आ रहा है कोर्ट्स का, उसको वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और एक नहीं, कई लोगों ने इस बात को लिखा है। लेकिन सवाल वही आता है कि आप कोर्ट्स के खिलाफ अगर बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो आपके खिलाफ भी केस कर दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ, कुणाल कामरा के केस में उन्होंने ट्वीट किया था और उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ गया। तो आज कोर्ट्स के खिलाफ कौन कुछ बोल सकता है? अगर कोर्ट्स कोई एक डुअल फेस वाला जजमेंट देते हैं तो आज क्या कोर्ट्स के खिलाफ कोई बोल सकता है? इस पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप की। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से कांग्रेस ने 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें जीती हैं, वो एक चिंता का विषय बन गया है। एक नहीं, कई लीडर्स ने इसके पहले कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर, बिहार में नहीं बल्कि इसके पहले जो चुनाव हुए हैं और जो आम चुनाव हुए हैं उसमें खराब प्रदर्शन की बार बार बात कही गई है। अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि करीब 23 सीनियर लीडर्स जो कांग्रेस के थे, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी सोनिया गांधी को कि किस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग है वो कांग्रेस में नहीं हो रही है, जिसको लेकर एक लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की ओर बढ़ रही है। उसके बाद भी कहा गया कि नहीं, हम एक कमेटी बना देंगे, उस चीजों को हम डील करेंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज होती हुई नहीं दिख रही है। और इस चीज के बारे में आज कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कुछ बातें बिल्कुल पॉइंट ब्लैंकली बोली है और उन बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। उन्होंने बिल्कुल साफ ये लिखा है कि एनडीए को एक क्लियर मेजॉरिटी बिहार में मिल गई है, लेकिन क्या कांग्रेस सोच रही है अपनी हार के बारे में?
आज 6 साल बीत गए हैं। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि 6 साल बीत गए हैं और जितनी भी स्टेट्स में कांग्रेस हारी है उसके बाद हम इंट्रोस्पेक्शन की यानी कि आत्मविश्लेषण की बात करते हैं, लेकिन आत्मविश्लेषण होता नहीं है। तो कपिल सिब्बल का ये कहना था कि अगर 6 सालों में कांग्रेस आत्मविश्लेषण नहीं कर पाई है तो ऐसी आत्मविश्लेषण का क्या फायदा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए ऑल इज वेल, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। तो कांग्रेस अपनी हार से सबक नहीं लेगी, ऐसा कहना है कपिल सिब्बल का। जब उनसे पत्रकारों ने उनके डिसेंट लेटर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई डायलॉग नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी भी तरीके की कोई कॉन्वर्सेशन अभी पार्टी के फोरम पर नहीं हुई है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं आज बिल्कुल पेन्ड हूं और बहुत दर्द है मेरे मन में और इस वजह से मैं पब्लिकली इन बातों को बोल रहा हूं, क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसा कोई फोरम नहीं है जिसमें आप जाके अपनी लीडरशिप के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के बारे में बात कर सके। तो बहुत बड़ी बातें आज कपिल सिब्बल ने कही है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस को अच्छे से पता है कि कांग्रेस के साथ क्या गड़बड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को ये भी पता है कि वो क्यों हार रही है, लेकिन कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी है, लीडरशिप का क्राइसिस है, जिसकी वजह से कांग्रेस इतने कम नंबरों पर आकर सिमट गई है। और उनके कहने से बिल्कुल ये साफ झलकता था कि कांग्रेस बिल्कुल एक हतोत्साहित पार्टी है जिसमें कि कोई उत्साह नहीं है, कोई आत्मविश्लेषण की विल नहीं रह गई। तो इन सारी बातों को कपिल सिब्बल ने कहा है। और जिस तरीके का एक डिसेंट आपको बता दें कि कांग्रेस की जो रीजनल लीडरशिप है बिहार में, वहां पे भी नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की जो हार है वो इस समय उसका जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कांग्रेस के ऊपर डाली जा रही है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता तो आज शायद महागठबंधन की सरकार बन गई होती। लेकिन जिसको लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है कि देखिए इतने खराब प्रदर्शन के बाद भी आज कांग्रेस का कोई भी नेता बिहार के प्रदर्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, जो कि एक बहुत ताज्जुब की बात है। मैं भी आपको बताऊं कि मैं कांग्रेस के कई लीडर्स को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, ये कहते हुए कि मैं उनसे सवाल करना चाहती हूं कि बिहार में जैसा उनका प्रदर्शन था तो कांग्रेस का कोई भी नेता इस समय कैमरे पर इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, खासकर अगर आप बिहार की उनसे बात करें। तो जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं वो काफी कुछ सही है, लेकिन कांग्रेस क्या सबक सीखेगी? कांग्रेस में आत्मविश्लेषण कब होगा? उनकी जो लीडरशिप क्राइसिस है वो कब रिजॉल्व होगी? ये सारे बड़े प्रश्न अभी बने हुए हैं। लेकिन हम जिस पार्टी को एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते थे, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है, वो आज एक सिफर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि कांग्रेस क्या सबक सीखेगी या नहीं सीखेगी? इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं बिहार में नए शपथ ग्रहण की। जी हां, आज चौथी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है और लॉन्गेस्ट सीएम उनको कहा जाता है। उनको कई लोग बिहार का चाणक्य कहते हैं। तो आज चौथी बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। आपको बता दें कि जेडीयू के 14 मिनिस्टेरियल बर्थ्स की खबरें आ रही हैं। बीजेपी को 20 सीट्स मिलेंगी क्योंकि बीजेपी के पास सीट ज्यादा थी। बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं और जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई थी और हम और वीआईपी को एक मिनिस्टेरियल बर्थ मिला है। लेकिन जो आज सबसे ताजुब की बात थी कि सुशील मोदी का क्या होगा, तो सुशील मोदी अब उप मुख्यमंत्री नहीं दिखेंगे और सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि शायद वो सेंटर में आएंगे, या तो उन्हें रामविलास पासवान की जगह राज्यसभा की सीट दी जाएगी या फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण को आज आरजेडी ने बॉयकॉट किया। वो एक बड़ी चीज है कि आपकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने शपथ ग्रहण को बॉयकॉट किया और ये कहते हुए कि जो लोगों का मैंडेट था वो महागठबंधन के साथ था और जो रूलिंग गवर्नमेंट है यानी कि जो जेडीयू बीजेपी की सरकार है उसने लास्ट मोमेंट पर फ्रॉड के जरिए उन्होंने ये पूरा जो चुनाव है ये जीता है। तो एक बड़ा लांछन लगाया है आरजेडी ने और इसी वजह से उन्होंने आज पूरे इस शपथ ग्रहण का बॉयकॉट किया है। अब आपको बता दें कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, जो कि उप मुख्यमंत्री रहेंगी। तो बिहार में पहली बार देखा जाएगा कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अब इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की का जो पूरा इक्वेशन है वो नीतीश कुमार के साथ कैसे बनता है ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां नहीं होंगी, क्योंकि अब बीजेपी अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करेगी और इस एजेंडा थोपने की प्रक्रिया में
क्या जो नीतीश कुमार की छवि है वो और कितनी ओझल होती जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक सेक्युलर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी इमेज को बरकरार रखा था और वो बार बार ऐसी इमेज धूमिल होती गई कि अब उनको लोग ये कहते हैं कि वो मौका परस्त मुख्यमंत्री हैं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बहुत सारा समझौता किया है, अपनी नैतिकता से समझौता किया है। आरजेडी ने तो ये तक कह दिया, जो आरजेडी के एक स्पोक्स पर्सन थे जिन्होंने हर टीवी चैनल पर यह कहा कि आज उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है कि अब उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया है। तो ये सारी चीजें आज नीतीश कुमार के सामने हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार इसको कैसे, जो ये टाइट रोप वॉकिंग है, ये कैसे करते हैं बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इस समय एक बड़े भाई के रूप में है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना एजेंडा, अपने जो उनके प्रेरोगेटिव्स हैं उसको जेडीयू पर थोपने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या जेडीयू एक सम्मानजनक लक्ष्मण रेखा बना पाता है, नहीं बना पाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हतोत्साहित होकर नीतीश कुमार बिल्कुल ये डिसाइड कर ले कि अब वो एनडीए के अलायंस से अपना नाता तोड़ लेंगे? तो ये सारी संभावनाएं हैं। अब इस पर जो टाइट रोप वॉकिंग है वो किस तरह से नीतीश कुमार करते हैं, अपनी कुर्सी को वो कैसे बचाते हैं, ये सारी देखने वाली बातें होंगी। लेकिन एक प्रबल विपक्ष के रूप में जिस तरह से महागठबंधन उठा है, और महागठबंधन के जितने लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम बार बार नीतीश कुमार की सरकार को ये याद दिलाते रहेंगे कि जो उनके मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी, खासकर जो 19 लाख नौकरियों की जो बात नीतीश कुमार ने कही है, तो उसको किस तरह से पूरी करके ये एनडीए की सरकार दिखाएगी। क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती रोटी, रोजगार और नौकरियों को लेकर थी। तो ये जो पूरी जो चुनौतियां हैं वो कैसे पूरी करते हैं नीतीश कुमार, अब ये देखने वाली बात होगी। तो फिर बहरहाल बिहार में चौथी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन वो अब वाकई में क्या एक चाणक्य के रूप में साबित होते हैं, या वो एक मौका परस्त मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे, ये सारी देखने वाली बातें होंगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के एजेंडा में 3 स्टोरीज का विश्लेषण। यहीं तक। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा। बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।